रविशंकर के रिटायर होने की तारीख जैसे जैसे पास आ रही थी, वैसे वैसे बिमला के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रविशंकर एक सरकारी ओहदे पर हैं, अब उन्हें हर महीने पेंशन की एक तयशुदा रकम मिलेगी। बिमला की चिंता की वजह अपना मकान न होना था, क्योंकि रिटायर होते ही सरकारी मकान तो छोड़ना पड़ेगा। रविशंकर अभी तक परिवार सहित सरकारी मकान में ही रहते आए हैं। एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चों को उन्होंने उच्च शिक्षा दिलाई है। शिक्षा पूरी करते ही बेटा बेटी अच्छी नौकरी की तलाश में विदेश चले गए। विदेश की आबो हवा दोनों को ऐसी लगी कि वे वहीं के स्थायी निवासी बन गए और दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में खुश हैं। सालों नौकरी करने के बावजूद रविशंकर अपना मकान नहीं खरीद पाए। गृहस्थी के तमाम झमेलों और सरकारी मकान के चलते वे घर खरीदने के विचार से लापरवाह रहे। अब बिमला को एहसास हो रहा था कि वक्त रहते उन्होंने थोड़ी सी बचत करके छोटा सा ही मकान खरीद लिया होता तो आज यह चिंता नहीं होती। आज उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि वे कोई मकान खरीद सकें, क्योंकि दिल्ली में मकान की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। आज इतवार है, सुबह से ही बिमला को चिड़चिड़ाहट हो रही है। तुम चिंता क्यों करती हो? एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की है। मयूर विहार में एक जनता फ्लैट किराए के लिए उपलब्ध है। किराया भी कम है। आखिर हम बूढ़े बुढ़िया को ही तो रहना है। हम दोनों के लिए जनता फ्लैट ही काफ़ी है, रविशंकर ने बिमला को समझाते हुए कहा। 4 कमरों का फ्लैट छोड़कर अब हम क्या एक कमरे के फ्लैट में जाएंगे? आपने सोचा है कि इतना सामान छोटे से फ्लैट में कैसे आएगा? इतने सालों का जोड़ा हुआ सामान है। हम दोनों की ज़रूरतें ही कितनी हैं? ज़रूरत का सामान ले चलेंगे, बाकी बेच देंगे। देखो बिमला, घर का किराया निकालना, हमारी तुम्हारी दवाओं का खर्च, घर के दूसरे खर्चे सब हमें अब पेंशन से ही पूरे करने होंगे। ऐसे में किराए पर बड़ा फ्लैट लेना समझदारी नहीं है, रविशंकर 2 टूक शब्दों में पत्नी बिमला से बोले। बेटी से तो कुछ ले नहीं सकते, लेकिन बेटा तो विदेश में अच्छा कमाता है। आप उससे क्यों नहीं कुछ मदद के रूप में रुपए मांग लेते हैं, जिससे हम बड़ा फ्लैट खरीद ही लें? बिमला धीरे से बोली। भाई, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। कभी उसने यह पूछा है कि पापा आप रिटायर हो जाओगे तो कहाँ रहोगे? आज तक उसने अपनी कमाई का 1 रुपया भी भेजा है? रविशंकर पत्नी बिमला पर बरस पड़े। बिमला खुद यह सच्चाई जानती थी। शादी के बाद बेटा जो विदेश गया तो उसने कभी मुड़कर भी उनकी तरफ नहीं देखा। बस कभी कभार त्योहार आदि पर सिर्फ फोन कर लेता है। बिमला यह भी अच्छी तरह समझती थी कि उसके स्वाभिमानी पति कभी बेटी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। बिमला उन माता पिता को खुशहाल मानती थी जो अपने बेटे बहू नाती पोतों के साथ रह रहे हैं, जबकि वे दोनों पति पत्नी इस बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले हैं। आखिर वह दिन भी आ ही गया जब बिमला को सरकारी मकान से अपनी गृहस्थी समेटनी पड़ी। रविशंकर ने सामान बनवाने के लिए 2 मजदूर लगा लिए थे। कबाड़ी वाले को भी उन्होंने बुला लिया था, जिसको गैर जरूरी सामान बेच सकें। केवल जरूरत का सामान ही बांधा जा रहा था। बिमला ने अपने हाथों से एक एक चीज इकट्ठा की थी। अपनी गृहस्थी को उसने कितने जतन से संवारा था। कुछ सामान तो वास्तव में कबाड़ था, पर काफ़ी सामान सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा था क्योंकि नए घर में ज़्यादा जगह नहीं थी। बिमला साड़ी के पल्लू से बार बार अपनी गीली होती आंखें पोंछे जा रही थी। उसके दिल का दर्द बाहर आना चाहता था, पर किसी तरह वह इसे अपने अंदर समेटे हुए थी। उसके कान पति रविशंकर की कमीज की जेब में रखे मोबाइल फ़ोन की घंटी पर लगे थे। उसे बेटे के फ़ोन का इंतजार था, क्योंकि पिछले सप्ताह ही बेटे को रिटायर होने तथा घर बदलने की सूचना दे दी थी। आज कम से कम बेटा फ़ोन तो करेगा ही, कुछ तो पूछेगा। माँ छोटे घर में कैसे रहोगी? घर का साजो सामान कैसे वहाँ सेट होगा? मैं आप दोनों का यहाँ आने का प्रबंध करता हूँ आदि। लेकिन मोबाइल फ़ोन बिल्कुल खामोश था। बिमला के दिल में एक टीस उभर आई। आपका फ़ोन चार्ज तो है? बिमला ने धीरे से पूछा। हाँ, फ़ोन फुल चार्ज है। रविशंकर ने जेब में से फ़ोन निकाल कर देखा। नेटवर्क तो आ रहा है।
हाँ भाई, नेटवर्क भी आ रहा है। लेकिन यह सब क्यों पूछ रही हो? नहीं, कुछ नहीं, कहते हुए बिमला ने अपना मुंह फेर लिया और रसोई घर के अंदर चली गई। वह अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रविशंकर को नहीं दिखाना चाहती थी। सारा सामान ट्रक में लद चुका था। बिमला की बूढ़ी गृहस्थी अब नए ठिकाने की ओर चल पड़ी। घर वाकई बहुत छोटा था। एक छोटा सा कमरा, उससे सटा रसोई घर, छोटी सी बालकनी, बालकनी से लगता बाथरूम जो कि टॉयलेट से जुड़ा था। बिमला का यह फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। बिमला को इस नए मकान में आए 1 हफ्ता हो गया है। घर उसने सेट कर लिया है। आस पड़ोस में अभी खास जान पहचान नहीं हुई है। बिमला के नीचे वाले फ्लैट में उसी की उम्र की एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती हैं। बिमला से अब उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी है। शाम को बाजार जाने के लिए बिमला नीचे उतरी तो वही बुजुर्ग महिला मिल गई। उनका नाम रुक्मणी है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। कैसी हो बिमला? रुक्मणी ने बिमला से पूछा। ठीक हूँ, घर में समय नहीं कटता। यहाँ कहीं घूमने टहलने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है? बिमला ने रुक्मणी से कहा। अरे तुम शाम को मेरे साथ पार्क चला करो। वहाँ हम उम्र बहुत सी महिलाएं आती हैं। मैं तो रोज शाम को जाती हूँ। शाम को 1-2 घंटे अच्छे से कट जाते हैं। पार्क यहीं नज़दीक ही है, रुक्मणी ने कहा। अगले दिन शाम को बिमला ने सूती चरक लगी साड़ी पहनी, बाल बनाए, गर्दन पर पाउडर छिड़का। बिमला को आज यूं तैयार होते देख रविशंकर ने टोका। आज कुछ खास बात है क्या? सज धज कर जा रही हो? हाँ, आज मैं रुक्मणी के साथ पार्क जा रही हूँ, बिमला खुश होती हुई बोली। बिमला को बहुत दिनों बाद यूं चहकता देख रविशंकर को अच्छा लगा, क्योंकि बिमला जब से यहाँ आई हैं, घर के अंदर ही अंदर घुट सी रही थी। बिमला और रुक्मणी दोनों पार्क की तरफ चल दीं। पार्क में कहीं बच्चे खेल रहे थे, तो कहीं कुछ लोग पैदल घूम रहे थे, ताकि स्वस्थ रहें। वहीं एक तरफ बुजुर्ग महिलाओं का ग्रुप था। बिमला को लेकर रुक्मणी भी महिलाओं के ग्रुप में शामिल हो गईं। सभी बुजुर्ग महिलाओं की बातों में दर्द तथा चिंता भरी थी। कहने को तो वे सभी बेटे बहुओं व भरे पूरे परिवारों के साथ रहती थीं, लेकिन उनका मान सम्मान घर में ना के बराबर था। किसी को चाय समय पर नहीं मिलती तो किसी को खाना, कोई बीमारी में दवा इलाज के लिए तरसती रहती। 2 वक्त की रोटी खिलाना भी बेटे बहुओं को भारी पड़ रहा था। इन महिलाओं की जिंदगी की शाम घोर उपेक्षा में कट रही थी। शाम के ये चंद लम्हे वे आपस में बोल बतियाकर अपने दिलों की कहानी सुनाकर काट लेती थीं। अंधेरा गिरने लगा था। अब सभी घर जाने की तैयारी करने लगीं। बिमला और रुक्मणी भी अपने घर की ओर बढ़ गईं। घर पहुंचकर बिमला कुर्सी पर बैठ गई। पार्क में बुजुर्ग महिलाओं की बातें सुनकर उसका मन भर आया। वह सोचने लगी कि बुजुर्ग माता पिता तो उस बड़े पेड़ की तरह होते हैं जो अपना प्यार, घनी छांव अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे तो इस छांव में बैठना ही नहीं चाहते। तभी रविशंकर रसोई से चाय बनाकर ले आए। लो भाई, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। बताओ पार्क में कैसा लगा? बिमला पति को देखकर मुस्कुरा दी। जवाब में इतना ही बोली, अच्छा लगा। फिर चाय की चुस्की लेने के साथ मुस्कुराती हुई बोली, सुनो, कल आप आलू की टिक्की खाने को कह रहे थे। आज रात के खाने में वही बनाऊंगी। और हाँ, आप कुछ छोटे गमले सीढ़ी तथा बालकनी में रखना चाहते थे, तो आप कल माली को कह दीजिए कि वह गमले दे जाए। हरी मिर्च, टमाटर के पौधे लगा लेंगे। थोड़ी बागवानी करते रहेंगे तो समय भी अच्छा कटेगा। यह कहते हुए बिमला खाली कप उठाकर रसोई में चली गई और सोचने लगी कि हम दोनों एक दूसरे को छांव दें और संतुष्ट रहें। रविशंकर हैरान थे। कल तक वे बिमला को कुछ खास पकवान बनाने को कहते थे तो बिमला दुखी आवाज में एक ही बात कहती थी, क्या करेंगे पकवान बनाकर, परिवार तो है नहीं। बेटे बहू नाती पोते साथ रहते तो इन सब का अलग ही आनंद होता। गमलों के लिए भी वे कब से कह रहे थे, पर बिमला ने हामी नहीं भरी। बिमला में यह बदलाव रविशंकर को सुखद लगा। रसोई घर से कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। बिमला ने टिक्की बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। घर में मसालों की खुशबू महकने लगी थी।
रविशंकर कुर्सी पर बैठे-बैठे गीत गुनगुनाने लगे। आज उन्हें लग रहा था जैसे बहुत दिनों बाद उनकी गृहस्थी की गाड़ी वापस पटरी पर लौट आई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।